हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका लोधाजी क्लासेस की टॉप 500 एमसीक्यू सीरीज में। दोस्तों, राजनीति विज्ञान के अंतर्गत पॉलिटी से संबंधित अर्थात भारतीय संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें दोस्तों हम आपके लिए टॉपिक वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आते हैं, जो कि आपके रिविजन और आपने जितना भी अभी तक पढ़ा है दोस्तों, सभी का रिविजन के साथ साथ में आपके फैक्ट की प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है ये। ठीक है। तो दोस्तों, आज का हमारा लेक्चर नंबर 4 होने जा रहा है, जिसके अंतर्गत आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान की विशेषताओं से संबंधित। ठीक है। तो भारतीय संविधान की विशेषताओं पर कुछ लगभग 40 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं दोस्तों। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लासेस को। आज क्लासेस को दोस्तों प्लेलिस्ट आपको पता है और व्हाट्सएप नंबर आपको शो हो रहे हैं। इसके अलावा टेलीग्राम पर लोधाजी क्लासेस नाम से ग्रुप बना दिया गया है, उसे जल्दी से जाकर ज्वाइन कर ले। अगर आप तीनों साल फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर तक कंप्लीट बीए अगर हमारे साथ करना चाहते हैं, वो भी निःशुल्क, तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। अपना आज का सेशन शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। और आज के सेशन सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे लिए संविधान की विशेषताओं से संबंधित। विश्व का सबसे बड़ा लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है दोस्तों? तो बात करने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पर। भारत का सबसे व्यापक लिखित और सबसे बड़ा संविधान कहाँ का है? तो भारत का दोस्तों। तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान कैसा है? तो दोस्तों, न कठोर न लचीला या अंशतः कठोर या अंशतः लचीला। सभी को पता है दोस्तों, बहुत अच्छे से हमने इसको पढ़ा था, बहुत अच्छे से पढ़ा था कि कठोर और लचीला दोनों का समन्वय है भारतीय संविधान के अंतर्गत। ठीक है ना। अब कठोर क्या होता है, लचीला क्या होता है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान किस प्रकार का है? नम्य, अनम्य, नम्य और अनम्य, इनमें से कोई नहीं? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है दोस्तों? नम्य अर्थात लचीला, अनम्य अर्थात कठोर। ठीक है ना। तो भारत का संविधान नम्य और अनम्य दोनों प्रकृति का है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के संविधान में भारत को क्या माना गया है? भारत के संविधान में भारत को क्या माना गया? एक अर्ध संघ माना गया है, या स्वतंत्र राज्यों का एक संघ माना गया है, या राज्यों का एक यूनियन, या इनमें से कोई नहीं दोस्तों। तो राज्यों का एक संघ है भारत, राज्यों का एक यूनियन अर्थात राज्यों का एक संघ है ना। तो राज्य स्वतंत्र राज्यों का नहीं, स्वतंत्र राज्यों का संघ हो जाएगा अगर ये नाम रख दिया गया, तो राज्य स्वतंत्र हो जाएंगे, जब चाहे वो केंद्र से अलग हो सकते हैं, है ना। इसलिए सिर्फ राज्यों का एक संघ है भारत। ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका क्या मतलब हुआ? लास्ट लेक्चर में भी हमने इसको अच्छे से पढ़ा था। सभी नागरिक कानून के सामने समान है, उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है, सभी वयस्कों को चुनाव में मत देने का अधिकार है, सभी नागरिकों को भाषण देने की स्वतंत्रता है। तो बाकी इन तीन ऑप्शनों का कोई संबंध नहीं है धर्मनिरपेक्षता के साथ में, इसलिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? आपको सही कथन चुनना है। भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है क्या? नहीं, गलत हो जाएगा, अध्यक्षात्मक शासन नहीं है भारत में। ऑप्शन बी है, भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, तो ये भी गलत हो जाएगा, इतना तो हमको पता ही है। नेक्स्ट ऑप्शन है, भारत एक कुलीन तंत्र है, तो कुलीन तंत्र भी नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन डी अपने आप करेक्ट हो गया, भारत एक संस्थात्मक प्रजातंत्र है, जो करेक्ट है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर बात करेंगे दोस्तों, भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसमें भी आपको सही कथन चुनना है। भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह एक, ऑप्शन ए, यह एक मौलिक संविधान है। ऑप्शन बी, यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। ऑप्शन डी, यह दूसरे देशों के संविधान की बिल्कुल नकल है। ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी कथन गलत है। तो दोस्तों, इसमें ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, माफ कीजिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है, मौलिक संविधान नहीं है। ठीक है ना। क्या हो जाएगा? दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। क्यों है? क्योंकि जब हमारे संविधान निर्माताओं ने अर्थात हमारी संविधान सभा ने जब संविधान का निर्माण किया था, तो लगभग 60 से भी अधिक देशों के संविधान का अध्ययन किया था, और उनकी जो महत्वपूर्ण बातें थी या महत्वपूर्ण प्रावधान थे उन संविधानों का, जो हमारे भारत की परिस्थितियों के अनुसार अनुकूल थे, उन्हें ग्रहण भी किया था। ठीक है। इसलिए कहा गया है कि भारत का संविधान अन्य देशों के संविधानों से प्रभावित संविधान है। ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है। भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है।
ऑप्शन बी, भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है। ऑप्शन सी, भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की व्यवस्था करता है, या उपर्युक्त सभी। दोस्तों बताइए फटाफट, इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि तीनों बातों की विशेष व्यवस्था भारतीय संविधान के अंतर्गत की गई है, तीनों बातों की। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? अब यहाँ पर आपको गलत कथन को चुनना है, कि इनमें से बताना है कि गलत कौन सा है। भारतीय संविधान निर्मित, लिखित और सर्वाधिक व्यापक है, क्या ये गलत है क्या? नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा होगा ही नहीं। नेक्स्ट है, भारत का संविधान प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष तथा समाजवादी संविधान है। ऑप्शन सी, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को समाविष्ट किया गया है। ऑप्शन डी, संविधान के प्रवर्तन के समय से ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल है। दोस्तों मूल कर्तव्य शामिल है, यहाँ पर डाउट गया था ना, यही ऑप्शन आपका अर्थात ऑप्शन बी डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर आपको सही कथन चुनना है। ऑप्शन ए, भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधान के तत्वों का समावेश किया गया है। ऑप्शन बी, भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। ऑप्शन सी, भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है। तो दोस्तों इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि तीनों बातों की व्यवस्था हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत की गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान कैसा है? बात कर चुके वैसे हम इस पर। अत्यंत लचीला है, अत्यंत कठोर है, या कठोर कम है, लचीला अधिक है, या कठोर अधिक लचीला कम? क्या है दोस्तों इनमें से? कठोर कम, लचीला अधिक, कठोर अधिक, लचीला कम, या बहुत ज्यादा कठोर या बहुत ज्यादा लचीला? बताइए जल्दी से। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, कठोर कम है, लचीला अधिक है, क्योंकि कुछ ही ऐसे प्रावधान है जिनमें जैसे कुछ ही ऐसे जो है संशोधन है संविधान के अंतर्गत, जिन्हें करने के लिए आधे से अधिक राज्यों की अनुमति लेनी होती है। बाकी सारे संशोधन जितने भी होते हैं दोस्तों, जितने प्रावधान करने होते हैं, जितने कानून या विधियां लानी होती है देश के अंतर्गत, उन सबको लाने में संसद जो है स्वयं जो है सक्षम है। ठीक है ना? तो इसी प्रकार से कठोर कम है और लचीला अधिक है भारतीय संविधान। ठीक है, वैसे तो हम बेसिकली यही कहते हैं कि कठोर और लचीला दोनों का समन्वय है, लेकिन जब कभी इस प्रकार की स्थिति फंस जाए, है ना, कठोर और लचीला दोनों वाला ऑप्शन ना हो, तो इस शब्द को आप चुन सकते हैं कि भाई कठोर कम है, लचीला अधिक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? एकात्मक, पूर्णतः संघात्मक, संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक, संरचना में संघात्मक, और भावना में मतलब कि बनाया तो संघात्मक रूप से गया है और व्यवहारिक रूप से एकात्मक है, या भावना में संघात्मक है अर्थात व्यवहारिक रूप से संघात्मक है और लिखित रूप से एकात्मक है? जल्दी बताइए कैसा है दोस्तों? तो ये जो है संघात्मक, भारतीय संविधान संघात्मक के नाम से, संघात्मक शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। भारतीय संविधान संघात्मक संविधान के नाम से जाना जाता है, लेकिन उसमें कुछ परिस्थिति ऐसी है दोस्तों, कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जिसमें ये एकल रूप धारण कर लेता है अर्थात एकात्मकता का रूप धारण कर लेता है। जैसे कि दोस्तों आपातकाल की परिस्थितियों में ये संविधान एकात्मक शासन व्यवस्था अपना लेता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है? जी हाँ, भारतीय संविधान भावना में व्यवहारिक रूप से एकात्मक है, क्योंकि केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है। क्या इसलिए? क्या सभी संशोधन प्रक्रिया संसद में प्रारंभ होती इसलिए एकात्मक है? या कुछ परिस्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है इसलिए, या अखिल भारतीय सेवाओं के कारण, या उपर्युक्त सभी? तो दोस्तों इसके अंतर्गत ऑप्शन जो है डी आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों कारण ऐसे हैं जो एक ही विभाग बोल दीजिए या व्यक्ति बोल दीजिए, जिसमें शक्ति को जो है समाहित करता है एक में ही, और जब सारी शक्तियां एक ही व्यक्ति में समाहित हो जाती है या एक ही विभाग में समाहित हो जाती है, तो वो शासन व्यवस्था एकात्मक शासन व्यवस्था का रूप धारण कर लेती है। और इसी कारण से भारत के संविधान को एकात्मक संविधान व्यवस्था कहा गया है। क्यों कहा गया? क्योंकि जितने भी कानून व्यवस्था होती है दोस्तों, वो संसद से ही प्रारंभ होती है। कोई भी कानून बनाना होता है तो वो संसद की प्रक्रिया के द्वारा ही प्रारंभ होते हैं। इसके अलावा
संसद राज्यों से संबंधित कानून भी बना सकती है और कुछ अखिल भारतीय सेवाएं, जैसे कि आप देखते हैं आईएएस की पोस्ट होती है, आईएएस अधिकारी चुनता कौन है? केंद्र सरकार, लेकिन उनकी पोस्टिंग कहां होती है दोस्तों? राज्यों में, ठीक है ना, राज्यों में पोस्टिंग होती है। तो पोस्टिंग के आधार पर ही जो है केंद्र सरकार राज्यों पर भी नियंत्रण रखने का कार्य करती है, इसलिए इसको एकात्मक शासन व्यवस्था का नाम भी दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉरी माइंड मत करना, थोड़ी तबीयत आपको मालूम ही है, लास्ट लेक्चर में बताया था मैंने आप लोगों को। ठीक है, वैसे मौसम भी थोड़ा ऐसे ही हो रहा ना यार, सभी की स्थिति यही हो रही है, क्या करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संदर्भ में क्या कहा जाता है? भारतीय संविधान के संदर्भ में मौलिक संविधान है ये, या वकीलों का स्वर्ग है, या विकासशील संविधान है, या तानाशाही संविधान है? कोई डाउट नहीं, ऑप्शन बी है, वकीलों का स्वर्ग। जी हाँ, माफ कीजिएगा, थोड़ा मैं कंफ्यूज हो गया था। भारतीय संविधान की आलोचना के रूप में दोस्तों ये शब्द इस्तेमाल किया गया था, वकीलों का स्वर्ग है। क्यों कहा गया था? क्योंकि संविधान सभा जो संविधान बना रही थी, संविधान बनाने के लिए जिस संविधान सभा का गठन हुआ था, उस संविधान सभा में वकील अधिक थे, ठीक है ना, वकीलों की संख्या ज्यादा थी। इस कारण से दोस्तों इसे वकीलों की प्रक्रिया, वकीलों का संसार, वकीलों का घर, वकीलों का कार्य, ये सब नाम उपनाम दिए गए थे। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है दोस्तों? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 का, क्या इसी का पड़ा है क्या? ब्रिटेन के संविधान का, अमेरिका के संविधान का, कनाडा के संविधान का? तो आपको मैंने कल भी बताया था कि 1935 के संविधान, 1935 का जो एक्ट था दोस्तों, उसी से अधिकतर प्रावधान लिए थे हमारे संविधान के अंतर्गत, है ना। तो लगभग 200 से भी ज्यादा प्रावधान अकेले भारत सरकार अधिनियम 1935 जो ब्रिटिश काल में आया था उससे लिए गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से यह किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? परिसंघीय है। ऑप्शन ए में दिया गया है आपको, संविधान लिखित और अनम्य है इसलिए, लिखित और कठोर है इसलिए। ऑप्शन बी में है न्यायपालिका स्वतंत्र है। ऑप्शन सी केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का वितरण है इसलिए, या अपशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना है इसलिए। तो दोस्तों परिसंघीय शासन व्यवस्था का उदाहरण इसलिए है क्योंकि केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का वितरण किया गया है, इसलिए इसको परिसंघीय शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है, भारत में प्रजातंत्र किस तथ्य पर आधारित है? संविधान लिखित है इसलिए, मतलब भारत में जो प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, वो क्यों है, किस पर आधारित है? क्या संविधान लिखित है इसलिए है क्या, या मौलिक अधिकार प्रदान किए गए इसलिए, या जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है इसलिए, यहाँ राज्य के नीति निषेध तत्व है इसलिए। दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जनता जब सरकार को चुनती है तो वहीं पर ही लोकतंत्र होता है, उसी को लोकतंत्र हम कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनता सरकार को चुनती मतलब क्या हुआ कि भाई जनता स्वयं शासन कर रही है, जनता अपने प्रतिनिधियों के द्वारा शासन करती है। अब इतने बड़े देश की जनता खुद जाकर संसद में तो बैठ नहीं सकती है ना, तो कुछ लोगों को चुनकर भेजते हैं, उन लोगों को, वो जाकर के वहां पर सरकार का संचालन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में 300 से अधिक आर्टिकल्स है, 350 से अधिक आर्टिकल है, 500 से अधिक आर्टिकल है, 400 से अधिक आर्टिकल है? क्या मजा क्वेश्चन है इसमें। ऑप्शन बी है दोस्तों, 350 से अधिक आर्टिकल है, 350 से अधिक आर्टिकल है। आपको पता होना चाहिए 395 आर्टिकल भारतीय संविधान में मौजूद है। ठीक है, इसलिए कहा गया है, पर ऑप्शन बी दोनों में से एक चुनना था कि 350 और 400 के बीच में आर्टिकल है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? एकदम बच्चों वाले क्वेश्चन है यार, इसमें तो ज्यादा आपको डाउट होना नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था को अपनाया गया है? ऑप्शन ए अमेरिकी अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को, ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली को, या फ्रांसीसी या सामूहिक मंत्रिमंडल। दोस्तों उसमें ऑप्शन बी मेरे ख्याल से करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ब्रिटिश संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है भारत में। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय राजनीति व्यवस्था में इनमें से कौन सा सर्वोच्च है? भारतीय राजनीति व्यवस्था में सर्वोच्च कौन है? सर्वोच्च न्यायालय है, संविधान है, संसद है, या धर्म है? दोस्तों तो बेशक संविधान ही सर्वोच्च होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के बृहद होने का कारण क्या है? भारतीय संविधान का बड़ा होने का कारण क्या है?
तो आप कुछ समझते हैं दोस्तों, इसमें इतनी सारी अनुसूचियां डाल दी गई है तो अपने आप ही बड़ा हो चुका है ये। इसमें अनेक संविधानों के अनुभव समाविष्ट है इसलिए, या इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है इसलिए, या ये एक बड़े देश के शासन से संबंधित है, इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। दोस्तों ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि हमारे भारतीय संविधान में व्यवस्था है कि सिर्फ एक ही संविधान है हमारे देश के अंतर्गत। अमेरिका की तरह प्रत्येक राज्य का एक अलग संविधान नहीं है। केंद्र में जो संविधान है हमारे भारत का, उसी संविधान के अनुसार ही सारे राज्यों का भी संचालन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? कौन? राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय या फिर निर्वाचन आयोग? दोस्तों यहाँ पर बिना रुके टुके सोच सकते हो, सुप्रीम कोर्ट जो है वही हमारे संविधान का अभिभावक है। जब भी संविधान में कोई उलझन होती है तो उस उलझन को सर्वोच्च न्यायालय ही सुलझाता है। ये संविधान पर जब कोई प्रश्न उठता है या संविधान का कोई उल्लंघन करता है तो संविधान के उन प्रावधानों की रक्षा भी सुप्रीम कोर्ट अर्थात हमारा सर्वोच्च न्यायालय ही करता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? सबको पता है 18 वर्ष है, बताने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता बताइए। भारत की संघीय व्यवस्था की विशेषता क्या है? दोहरी नागरिकता है, या संविधान की सर्वोच्चता है, या केंद्र में संपूर्ण शक्ति या शक्तियों का एकीकरण? दोस्तों इसमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, संघीय व्यवस्था की विशेषता हमारी क्या है? क्या है? संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? संघीय राज्य, राज्यों का संघ, या माफ कीजिएगा संघों का राज्य या राज्यों का संघ, या इनमें से कोई नहीं दोस्तों। तो इनमें से राज्यों का संघ आपने प्रस्तावना में भी पढ़ा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां है? भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां है दोस्तों? कितनी सूचियां, माफ करना, अनुसूचियां 12 वो अलग बात है ना। तो भारतीय संविधान की कितनी सूचियां है? थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था 3 सूचियां है। कौन कौन सूचियां है? केंद्र सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? प्राधिकार, प्राधिकार मतलब अधिकार या अपनी शक्तियां हम कह सकते हैं। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? क्या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आया था उससे, या समाज के सभी वर्गों के लोगों द्वारा प्रतिनिधित्व संविधान सभा से, या भारत की जनता से, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय से? दोस्तों बताने की आवश्यकता नहीं, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। भारत की जनता से भारतीय संविधान शक्तियां प्राप्त करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में वेद प्रभु सत्ता निहित है? राष्ट्रपति में, न्यायपालिका में, मंत्रिमंडल में, या संविधान में? संविधान में, संविधान में। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 है भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? भारतीय संविधान की संरचना संघीय है, एकात्मक है, कठोर है, या कुछ एकात्मक कुछ कठोर, कुछ एकात्मक कुछ कठोर, कुछ एकात्मक कुछ कठोर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? संविधान सर्वोच्च है, संघ तथा राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है ना। ऑप्शन दिए गए दोस्तों आपको सामने 5 ऑप्शन है, 5 में से आपको ये देखना है कि सही कौन कौन से हैं। सही कौन कौन? देखिए, संविधान सर्वोच्च है, निसंदेह सर्वोच्च है संविधान। संघ और राज्य सरकारों के बीच में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है, जी हाँ बिल्कुल। जो 3 सूचियों का डिस्कस किया गया था वो काय के लिए है? संघ और केंद्र दोनों के बीच में शक्तियों का विभाजन करने के लिए ही है। ठीक है, संविधान के संशोधनों के लिए विहित प्रक्रिया का अनुसरण करना होता है, विहित प्रक्रिया का अनुसरण करना होता है। ऑप्शन 4 है संघ की संसद तथा राज्य विधानसभाएं संप्रभु है। ऑप्शन 5 है मूल अधिकारों की परिधि को निर्धारित करने के लिए संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना का अवलंबन नहीं किया जा सकता। ऑप्शन इसका हो जाएगा 1, 2 और 3 करेक्ट हो जाएंगे। 1, 2 और 3 करेक्ट हो जाएंगे। इसका 1, 2 और 3 करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31। लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहां जन्म लिया था? सबसे पहले लिखित संविधान कहां पर लिखा गया था दोस्तों? बताने की आवश्यकता नहीं, अमेरिका, फ्रांस में, माफ कीजिएगा, फ्रांस में सबसे पहले जो है लिखित संविधान की स्थापना हुई थी। लिखित संविधान, ठीक है, फ्रांस में। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि फ्रांस का जो संविधान है वो सर्वप्रथम विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान है। उसी प्रकार से दोस्तों सबसे छोटा संविधान अमेरिका का है,
सबसे बड़ा संविधान भारत का है, सबसे पहला लोकतंत्र ब्रिटेन का है। इस प्रकार के फैक्ट आपको याद होने चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? यूगोस्लाविया में, मिस्र में, स्विट्जरलैंड में या संयुक्त राज्य अमेरिका में? दोस्तों एमपीपीएससी में पूछा गया 2006 में। तो जैसा मैंने आपको बताया कि सबसे छोटा संविधान अमेरिका का होते के साथ ही साथ में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की शुरुआत भी इन्होंने ही की थी अमेरिका के संविधान में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? कल्याणकारी राज्य, समाजवादी राज्य, राजनीतिक समानता या साम्यवादी राज्य? दोस्तों तो साम्यवादी राज्य जो कि चीन की अवधारणा है, भारत की नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट में बात करेंगे कुछ कथन दिए गए दोस्तों, 2 कथन है, इनको पता करना है आपको कि कौन सा। जो एक कथन ए है, कथन ए और कथन बी, कथन ए और कथन आर, इसको ए भी हम बोल सकते हैं। इन दोनों को आप पढ़ेंगे। जो दूसरा कथन है, पहले कथन की परिभाषा है, मतलब उसका व्याख्या है या नहीं, इसको हमें पहचानना है। ठीक है, चलिए तो कथन और कारण दिया गया है, कथन कारण दिए गए हैं। तो कथन में कहा गया है भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है, भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है। इसका कारण क्या है? क्या जो कारण दिया गया है वो सही है क्या? तो भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है और ना ही एकात्मक है, ना संघात्मक है ना एकात्मक है, इसी कारण से ये अर्धसंघात्मक कहा जाता है। तो बिल्कुल कथन ए सही है, कथन ए सही है, और ये जो कारण दिया गया है ये भी इसकी सही व्याख्या करता है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ऑप्शन बी, माफ कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 35। इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है? तो शक्तियों का विकेंद्रीकरण, राज्यपालों की नियुक्ति, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, न्यायिक पुनरावलोकन, भारतीय अखिल भारतीय सेवाएं या द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका? इनमें से दोस्तों फटाफट बताना आपको एकात्मक तत्व कौन कौन से हैं, एकात्मक तत्व कौन कौन से? दोस्तों इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 2 3 5 एक कैंसिल हो जाएगा। शक्तियों का विकेंद्रीकरण, जब शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है तो वह एकात्मक नहीं होता, बल्कि वो संघात्मक रूप धारण कर लेता है ना। तो एकात्मक का मतलब क्या हुआ? जब सारी शक्तियां एक में केंद्रित हो जाए। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट भी बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट पर बात करेंगे, जहां डिस्कस करने का इतना समय नहीं बचता है इसमें, है ना। तो इनको आप स्वयं देखेंगे, डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट के माध्यम से या व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है क्या है? यह एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, गणतंत्र है, या इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है, या सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है, यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है? तो दोस्तों मूलभूत लक्षण क्या है? राजनीतिक व्यवस्था का लक्षण किसमें दिखता है आपको? इसके ऑप्शन नंबर बी में दिखेगा आपको, 1 2 3 में। 4 एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है, तो बिल्कुल भी नहीं है ना। तो 1 2 और 3 ऑप्शन इसके करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में समान है? एकल नागरिकता वाली दोहरी नागरिकता, संविधान में 3 सूचियां होना, या संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय का होना? दोस्तों इसमें जो सुप्रीम कोर्ट की बात की जाती है, सुप्रीम कोर्ट की बात किया तो सुप्रीम कोर्ट भारत का और अमेरिका का लगभग एक जैसी शक्तियों को धारण करता है और एक जैसी व्यवस्था को ही अपना के रखा हुआ है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? तो संसद, संविधान है, बेशक संविधान है, संविधान को बस ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? आकार में मध्यम है, बहुत छोटा, सुसंगत है, गलत हो जाएगा। ये विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक है, ये लिखित संविधान नहीं है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को, धार्मिक, भाषाई और निर्जातीय अल्पसंख्यकों को? ऑप्शन सी दोस्तों, धार्मिक और भाषाई जो अल्पसंख्यक है उनको मान्यता प्रदान करता है भारतीय संविधान। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों हमारी आज की सीरीज होती है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्प्ले हो रहे हैं, यहाँ से आप हमारे साथ व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं, जिससे आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम पर लोधाजी क्लासेस नाम से ग्रुप बना दिया गया है, जिसे ज्वाइन करके आप हमारे सभी क्लास नोट से डाउनलोड करके अपने अध्ययन की, रिवीजन की विशेष सामग्री के रूप में इस्तेमाल उनको कर सकते हैं। इन सब के अलावा आप 3 साल तक बीए फर्स्ट ईयर से लास्ट ईयर तक हमारे साथ जुड़कर रह सकते हैं, जुड़कर अध्ययन कर सकते हैं कंटिन्यूअसली। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।